हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग सीड। तो अभी तक हमने 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की, उसके सारे एग्जांपल्स कंप्लीट किए। अब हम 3.3 करेंगे। 3.3 करने से पहले उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक आपने देखा कि हम ग्राफिकल मेथड कर रहे थे जिसमें अगर हमें दो इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना है तो हमें उन दोनों इक्वेशंस को लेकर उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, एक्स और वाई के कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। फिर हम उन इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर हम ये देखेंगे कि वो दोनों स्ट्रेट लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। लेकिन हमेशा हम ऐसा नहीं कर सकते, कुछ कुछ केसेस में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ये कन्वीनियंट नहीं रहता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने √3, 2√7 एक कोऑर्डिनेट लिया हुआ है। अब √3, 2√7 को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको √3, √7 की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, वो डेसिमल्स में आएंगी एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो -1.7, 3.3 या 4/13 अगर हम करें तो उसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे 4/13 का, तो वो डेसिमल में कोई वैल्यू आएगी जिसको ग्राफ पे प्लॉट करना हमारे लिए उतना ईजी नहीं होगा। और अगर हम इसको करेंगे तो ये बहुत चांसेस ये भी हैं कि हम कुछ गलती करें, क्योंकि हम अगर ग्राफ पे बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो जरूर कुछ गलती करेंगे और फिर हमारे जो सोल्यूशंस हैं वो एग्जैक्ट सोल्यूशंस निकल के नहीं आएंगे। इसलिए अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ग्राफिकल मेथड्स को हटा के ऐसे कौन से अलजेब्रिक मेथड्स हैं जिनसे हम दो इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके 2023 में होने वाले एग्जाम में नहीं आएगा, वो आपके सिलेबस से अभी फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। तो वो मैं आपको एग्जाम के बाद करा के डालूंगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप एग्जाम्स के बाद उसको पढ़ सकते हैं, या फिर जो बच्चे अभी 9th में हैं और जो 2023 में 10th में आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। दो इक्वेशंस दी हैं और आपसे कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करना है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इसका नाम ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसका मतलब ये है कि हम कहीं से कुछ उठा के कहीं डाल रहे हैं, कहीं से कुछ उठाकर कहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेंगे, एक इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो 7x -15y इज इक्वल टू जो 2 है इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पिक करेंगे और उसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में। अब अगर मैं पहली इक्वेशन को पिक करूं तो उसमें मुझे 7 दिया है, 15 दिया है, थोड़े से बड़े नंबर्स हैं, राइट। देखो आप कर सकते हो किसी भी इक्वेशन को पिक, लेकिन जब आप इक्वेशन को पिक करोगे, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालोगे और उस x की वैल्यू को आपको कहीं ना कहीं जाके सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो कोशिश करो कि कुछ ऐसी इक्वेशन हो जिसमें छोटे नंबर्स हो, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान रहे। तो क्यों ना मैं इक्वेशन नंबर 2 को ले लेता हूं। यहाँ पे अपन ऐसे लिख भी सकते हैं, कंसिडरिंग इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो x हो जाएगा 3 माइनस 2y। क्या किया मैंने यहाँ पे, 2y को राइट हैंड साइड में मैं ले आया ताकि x की वैल्यू आ गई y के फॉर्म में, राइट। वेरी सिंपल। अब इस x की वैल्यू को जो कि y के फॉर्म में है मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 2 से निकालिए मैंने वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट। इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। चलिए करके देखते हैं। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 और x की जगह पर मैं क्या डाल दूंगा, 3 माइनस 2y जो कि मैंने अभी निकाला, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे और y वाली टर्म जो कि एक तरफ है उसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो 21 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, माइनस 14 और माइनस 15y, माइनस 14y और माइनस 15y, माइनस माइनस क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस। तो ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगी, तो ये जाएगा माइनस ऑफ 29y। ठीक है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि हमारा दोनों का ही साइन माइनस में है, इज इक्वल टू 2
माइनस ऑफ 21, 21 जब उधर से यहाँ आएगा तो वो माइनस ऑफ 21 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -29y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 19। माइनस ऑफ 19 क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 प्लस में था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 21 में से 2 गया तो कितना आया? 19। और साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है? 21, तो उसका साइन लग गया माइनस। अभी हो गया -29y इज इक्वल टू -19। तो क्यों ना मैं ऐसे लिख लूँ, y इज इक्वल टू -19 अपॉन -29। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29। अब y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने ऑलरेडी x फाइंड करके रखा है। आपको मैंने अभी बताया यहाँ पे कि हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर करके x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाली थी। अगर हमको y मिल गया है, अगर मैं उस y को यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा। क्या है x? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 38 अपॉन 29। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 49 अपॉन 29। सॉल्व आप कर लीजिए, बेसिक सॉल्यूशन है इसका। 29 को 3 से इंटू करेंगे, माइनस 38 करेंगे अपॉन 29, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 29। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Find the age of आफ्ताब and the age of his daughter. आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि आज से 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना ज्यादा थी और आज से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना ज्यादा होगी। 3 गुना ज्यादा होगी। क्या फाइंड करनी है? आफ्ताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब को x ले लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर को y ले लेंगे। फिर हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, 2 कंडीशंस जो दी हुई है उनके बेसिस पे। एक कंडीशन हमें दी हुई है 7 साल पहले की और एक कंडीशन हमें दी हुई है 3 साल बाद की। तो यहां पे सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट आफ्ताब्स present age be x and daughter's present age be y। आफ्ताब की प्रेजेंट एज x मान ली, डॉटर की प्रेजेंट एज y मान ली। अब हमको 7 साल पहले की जो सिचुएशन दी हुई है उस पर कंडीशन बनानी है। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? x माइनस 7, जो अभी की एज है उससे 7 साल कम कर दिए, इज इक्वल टू डॉटर की एज के 7 गुना ज्यादा थी, तो 7 गुना कर दिया, मतलब उसकी एज डॉटर की एज के 7 गुना थी, तो 7 गुना कर दिया हमने। डॉटर की एज कितनी होगी? y माइनस 7। अगर अभी डॉटर की एज y है तो आज से 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7। और आफ्ताब की एज डॉटर की एज के 7 गुना है, तो मैंने 7 से इंटू कर दिया। अब इसको सॉल्व करके फटाफट हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। x माइनस 7y को इस तरफ ले आइए और इस 7 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 49। राइट, क्या किया मैंने? कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले गया और वेरिएबल्स को एक तरफ ले आया। ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू 42, लेकिन माइनस 42 क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 49 में से मैंने 7 को माइनस किया। लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, ग्रेटर जो नंबर होता है उसका लगता है। ग्रेटर क्या है यहाँ पे? 49, और 49 माइनस में, तो हमने उसका साइन लगा दिया। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो सिनेरियो दिया हुआ है वो 3 साल बाद का सिनेरियो दिया हुआ है। तो 3 साल बाद का सिनेरियो क्या होगा? उसमें आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3, क्योंकि अभी अगर x है तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3। डॉटर से उसकी एज 3 टाइम्स होगी, डॉटर की कितनी है? y प्लस 3, मतलब अभी y है तो बाद में y प्लस 3 हो जाएगी 3 साल बाद, और उसके 3 टाइम्स हमारे आफ्ताब की एज हो जाएगी। चलिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अब मैं क्या करूंगा? x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। मुझे इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गई। राइट,
अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, x माइनस 3y, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को ही मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं कंसिडर करने बैठूंगा तो देखो वहां पे 42 है, राइट, बड़े नंबर्स हैं। मैं हमेशा छोटे नंबर्स वाली इक्वेशन को ही कंसिडर करूंगा, ताकि वहां से जो वैल्यू x की निकले वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना आसान रहे। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, तो x क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y। आसान है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, तो आपको x मिल गया। अब इस x को आपको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं अपन, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। x अभी मैंने निकाला है यहाँ पे 6 प्लस 3y माइनस 7y ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू माइनस 42। 7y में से 3y गया तो कितना हो जाएगा, 4y, और माइनस का 4y होगा, क्यों, क्योंकि 7 जो हमारा नंबर ग्रेटर है वो माइनस साइन के साथ है। इस 6 को मैं उस तरफ ले जाता हूं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म एक तरफ आ जाएगी तो सॉल्व करना आसान रहेगा। ये हो जाएगा 48 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 48, राइट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, ये हो गया 12, राइट। तो y यानी कि डॉटर की एज आ गई 12। अब अगर डॉटर की एज 12 आ गई तो क्या मैं आफ्ताब की एज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? इक्वेशन नंबर 3 जो आपको दिख रही है उसमें हमने आफ्ताब की ही एज का एक इक्वेशन बनाया था। इक्वेशन नंबर 2 से हमने x निकाला था y के फॉर्म में, और फिर उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था। तो हमारे पास x ऑलरेडी दिया हुआ है 6 प्लस 3y। अगर वहां पे मैं y की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। x क्या है, 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3 इंटू 12, 6 प्लस 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 42। तो आफ्ताब की एज आ गई 42 और उसकी डॉटर की एज आ गई 12। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9। रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे गई, वहां पे उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स लिए और टोटल उसने कितना पे किया, 9 रुपीज। Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18। सोनाली जो कि रोमिला की फ्रेंड है, जब उसने देखा कि कुछ नए वैरायटी के पेंसिल्स और इरेजर्स रोमिला लेकर आई है तो उसने भी खरीद लिया। उसने 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स लिए और 18 रुपए दिए। ठीक है, टोटल कितना पे किया, 18 रुपीज। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। चलिए पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये दिया हुआ है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स का कॉस्ट ₹9 है, लेकिन हमको 1 पेंसिल और 1 इरेजर का कॉस्ट नहीं पता। सिमिलरली हमको 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स का पता है, लेकिन 1 पेंसिल और 1 इरेजर का नहीं पता। तो हम 1 पेंसिल और 1 इरेजर की कॉस्ट को अज्यूम कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be X and cost of 1 eraser be Y। एक पेंसिल की कॉस्ट को X मान लिया और एक इरेजर की कॉस्ट को Y मान लिया। अब हमें पता है कि एक पेंसिल की कॉस्ट अगर X रुपीज है तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 2 इंटू एक्स। अगर 3 इरेजर्स जो कि रोमिला ने लिए उसमें अगर एक इरेजर की कॉस्ट हमने y मान ली तो 3 इरेजर्स की कॉस्ट हो जाएगी 3 इंटू वाई। तो 2 पेंसिल की कॉस्ट हो गई 2x एंड 3 इरेजर्स की कॉस्ट हो गई 3y। दोनों को मिला के उसने कितना पे किया फ्रेंड्स, 9 रुपीज। तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको पता है कि रोमिला की जो फ्रेंड है सोनाली, उसने 4 पेंसिल्स लिए। एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 4 पेंसिल्स की कॉस्ट 4x हो जाएगी। उसने 6 रेजर्स लिए, एक रेजर की कॉस्ट अगर y है तो 6 रेजर्स की कॉस्ट 6 हो जाएगी, और दोनों को अगर हम प्लस करें तो उसने टोटल कितने पैसे दिए? 18 रुपए उसने वहां पे भर दिए। ये आपकी इक्वेशन 1 और 2 बन के रेडी हो गई। इक्वेशन 1 को मैं कंसिडर कर लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। सबसे पहले मैं कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, और x हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे x हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये आपको मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। आपको x मिल गया y के फॉर्म में। अब इस x को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ y मिले इक्वेशन में, राइट। x को हम एलिमिनेट कर देंगे तो सिर्फ y मिलेगा, तो y को हम इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो 4 और x क्या मिला हमें? 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 2 1 से 2, 2 2 ज़ा 4। ये बचा आपका 2, 9 माइनस 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 9 2 ज़ा हो गया 18, माइनस 3 2 ज़ा हो गया 6y, प्लस 6y इज इक्वल टू हो गया 18, राइट। 6y से 6y कैंसिल, तो आपको मिल गया 18 इज इक्वल टू 18। और जब ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब 18 इज इक्वल टू 18 आ गया, मतलब हमारा जो x का टर्म था वो भी एलिमिनेट हमने कर ही दिया था, तो y का भी टर्म अपने आप एलिमिनेट हो गया। ऐसे सिचुएशन में हम x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आप देखोगे तो जो दो इक्वेशंस बनी थी वो ऑलमोस्ट सेम ही इक्वेशंस थी, दोनों कोइंसिडेंट लाइंस थी एक्चुअली। अगर आप उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो दोनों कोइंसिडेंट लाइंस में आ जाएंगी, और यही रीज़न है कि हम इन इक्वेशंस का कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। इनके बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, राइट। इसलिए हम नहीं बता सकते कि x और y यानी कि एक पेंसिल और एक इरेजर की कोई स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होगी। एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rails cross each other? क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। अभी क्योंकि हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके देखेंगे इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। अदरवाइज हम इसको सिंपली a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से भी कर सकते हैं। इक्वेशंस बिल्कुल जनरल फॉर्म में दी हुई है। आपको मैंने सिखाया है कि किस तरह a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकाला जाता है। आप उनके रेशियोज लो, उन्हें कंपेयर करो। अगर आपको a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलता है, इसका मतलब कि ये इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। और आपसे ये भी नहीं पूछ रहा है ये कि ये इक्वेशंस या ये रेल्स कहाँ पे क्रॉस करेंगी, सिर्फ इतना पूछ रहा है कि क्या ये क्रॉस करेंगी। क्या ये क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी, ये तो आप सिंपली a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 से भी बता सकते हो। अगर आपसे ये पूछा होता कि कहाँ पर क्रॉस करेंगी, तो आपको उसका एक सोल्यूशन फाइंड करना होता, तब आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर भी काम आता, राइट। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है वो आपको समझना है। और क्योंकि अभी यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को मैं लेता हूं, कंसिडर करता हूं। कंसिडर इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 लिख दिया मैंने। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं 4 को उधर ले गया।
2y को भी उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2y। अब ये जो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y आया है, इसको इक्वेशन 3 मान के, चलो x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई, उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। 2 4 माइनस 2y प्लस 4y, राइट, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी 4 माइनस 2y। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4y, राइट, प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4y से 4y कैंसिल, माइनस 12 और 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 8 गया तो 4, साइन माइनस का लग जाएगा, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या माइनस 4 0 के बराबर है? नहीं, माइनस 4 और 0 बराबर नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसका मतलब ये कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई सोल्यूशन इनका पॉसिबल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि ये कहीं पर भी आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये जो दो रेल्स हैं, ये जो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली जो रेल्स हैं, ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर? नो, राइट। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 होगा 1 x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, और a2 होगा 2, तो a1 अपॉन a2 विल बी 1/2। अब b1 अपॉन b2 क्या होगा, 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 भी 1/2 होता है। क्या मतलब हुआ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया, राइट। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, क्योंकि लाइंस को इंटरसेक्ट करने के लिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो इस तरह एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है एग्जाम में वो आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर लो। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है, फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशंस इसमें आपको दे के रखी है। क्या इक्वेशंस दे रखी है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 1, कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगी 14 माइनस वाई, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को जो आपने निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस वाई, और माइनस वाई तो है ही यहाँ पे, इज इक्वल टू 4। माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2y हो जाएगा। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2y को उस तरफ ले जाता हूँ और कांस्टेंट टर्म को इधर ले आता हूँ, तो 14 माइनस 4 हो गया ये, और ये हो गया 2y उधर जाके प्लस में चला गया। 14 माइनस 4 हो गया 10, और 2 उधर से यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 अपॉन 2 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज y की वैल्यू हो गई 5। y की वैल्यू अगर 5 है तो x का आपको पता है, x की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो। x कितना है 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, राइट, 14 माइनस 5 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9। अब आप देख लो यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 9 माइनस 5 कितना होता है 4। इक्वेशन में डाल के भी चेक कर सकते हो, वो वैल्यूज आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो उनका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशंस देके रखे हुए हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1,
दूसरा जो इक्वेशन है वो है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानने से पहले मैं इसको थोड़े से फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ या एलसीएम, जो भी आप कहना चाहो। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 6। ये जो 6 है ये इधर चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, राइट। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करता हूं, यहां पे कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 1, तो क्या है इक्वेशन नंबर 1, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s हो जाएगा t प्लस 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। s आपको t प्लस 3 मिल गया, उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। पूरी इक्वेशन आप देखो यहाँ पे t के फॉर्म में आ गई। 2t प्लस 3 टू 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t। 36 माइनस 6 हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू 30, यानी कि t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, विच मीन्स t की वैल्यू आ गई 6। 5 6 30, t आपको मिल गया 6। s आपको पता ही है t प्लस 3 होता है, s कितना होता है, ये इक्वेशन नंबर 3 में आपने देखा था, t प्लस 3 होता है, यानी कि t अगर 6 है t प्लस 3 विल बी 9, तो s की वैल्यू आ जाएगी 9। तो आपको s भी मिल गया, t भी मिल गया। यहाँ पे देखो 9 माइनस 6 फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं तो 9 माइनस 6 कितना होता है 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो इसने कर दिया वेरीफाई। सेकेंड नंबर इक्वेशन को भी आप वेरीफाई कर सकते हो। s क्या है 9, 9 अपॉन 3 विल बी 3, t अपॉन 2, t क्या है 6, 6 अपॉन 2 विल बी 3, 3 प्लस 3 विल बी 6। तो यानी कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें अगेन दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 1, considering equation number 1, 3x minus y is equal to 3, तो हो जाएगा 3x is equal to 3 plus y, और x हो जाएगा 3 plus y अपॉन 3। ये आ गई आपको वैल्यू x की y के फॉर्म में, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। चलो अब पुट करते हैं, इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9x क्या है 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 3 ज़ा 9, अभी 3 जब अंदर इंटू होगा तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y, ये हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू 9, राइट। 3y से 3y कैंसिल, तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 9। तो ये सिचुएशन जो है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स नहीं है, स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे x और y की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। हम x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा x का टर्म भी गायब हो गया, y का टर्म भी गायब हो गया, राइट। लेकिन जो हमारा ये स्टेटमेंट आया है ये भी ट्रू है, ये भी फॉल्स तो नहीं है। इसका मतलब कि सॉल्यूशंस तो हैं लेकिन हम नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन, यानी कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। आप चाहो तो इसको करके देख लो, a1 अपॉन a2 वगैरह करके देख लो। देखो a1 अपॉन a2 क्या होगा 3 अपॉन 9 विच इज 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 क्या होगा माइनस 1 अपॉन माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 क्या होगा माइनस 3 अपॉन माइनस 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1 अपॉन 3।
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तभी होता है जब दो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं और उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इस वीडियो के साथ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स कवर किए और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स भी कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के कंटिन्यूएशन में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसको देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद लर्निंग सीड।